जेईई मेंस में स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि AgNO3 AgCN जो है कोवेलेंट है, जिसके कारण नाइट्रोजन फ्री होता है अटैक करने के लिए, इसलिए RNC बना लेता है, RCN नहीं बनाता। 22 में क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया, नीट में क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, क्या ये 2 स्टेप रिएक्शन है? नहीं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक बार आ चुका है, जेईई मेंस में 3 बार आ चुका है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस साल नीट में आएगा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में एक मात्र ऐसी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर पूरी केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज 45 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर साल रिपीट करते हैं लेकर के आया हूँ। और ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन बता के छोड़ दूंगा, इस पूरे शोर शॉर्ट चैप्टर वाले क्वेश्चन वाले चैप्टर वाइज क्वेश्चन के अंदर हर एक चैप्टर, उस चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया, उस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए। एनसीईआरटी मैंने अपनी ऑल इंडिया रैंक 44 लाने के लिए केमिस्ट्री को 50 बार पढ़ा था 11th-12th की एनसीईआरटी को, वो पूरी मेहनत का निचोड़ लेकर के आया हूँ। जो बंदा इस वीडियो को आज नीट से पहले देख रहा है, भगवान को थैंक्स बोलोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि तुमने ये वीडियो देख करके तुम बाकी बच्चों से 90% 80% ऊपर पहुंच चुके हो। क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक पेज एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में आया है, और सिर्फ ऐसा नहीं, नीट में जो क्वेश्चन है वो बता के छोड़ दूंगा। जेईई मेंस 2025, 24, 23, 22 पिछले 4 साल के जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो एक्सपेक्टेड है इस साल आने के लिए 25 में नीट में, वो सारे क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बता के छोड़ दूंगा, उस क्वेश्चन से रिपीट करते हुए उस क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप बता करके उसके रेप्लिका क्वेश्चन भी दूंगा। मतलब ये वीडियो के एंड स्टॉप सॉल्यूशन है कि तुम केमिस्ट्री को यहां से रिवाइज करके वन शॉट दिमाग में बैठा सकते हो। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, पेशेंस के साथ देखना, मेरी गारंटी है 100% फ्रूटफुल होगी। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस इस एम्स के अंदर घुसने तक के एक्सपीरियंस को लेकर के बता रहा हूं, पढ़ने के एक्सपीरियंस को बता रहा हूं, याद करने के एक्सपीरियंस को बता रहा हूं, एक एक रिएक्शंस याद करा के भेजूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन को एनसीईआरटी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एकदम एनसीईआरटी के साथ चलेंगे, अपनी एनसीईआरटी खोल करके साथ में बैठो, पन्ने पलटाते जाओ, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। इस पूरे पीडीएफ चाहिए नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी बताता है, क्लासिफिकेशन करता है हेलो एल्केन हेलो अरीन का, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करता है। दूसरा प्रिपरेशन बताता है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एल्कोहल से करेंगे, हाइड्रोकार्बन से, सिंपल मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको, एल्कीन से, हेलोजन एक्सचेंज से, और हेलो अरीन का FeXC सैंडमेयर 2। इसके बाद केमिकल रिएक्शन SN1 SN2 एलिमिनेशन और ग्रिग्नार्ड, ये 3 रिएक्शन देता है। इसके बाद हेलो अरीन के रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट और वुड्स-फिटिंग। इसके बाद अदर्स के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड आता है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। इतने के अंदर तुम्हें 3 क्वेश्चन नीट 2025 में 4 मई को मिलेंगे। सबसे पहला एनसीईआरटी का पहला पन्ना खोलोगे, एनसीईआरटी के पहले पन्ने में एनसीईआरटी कुछ फालतू बातें करता है, कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी लिखता है कि तुम जब 4 मई के बाद डॉक्टर बन जाओगे, एमबीबीएस में घुसोगे, तुम्हें पता लगेगा कि एंटीबायोटिक्स है, जैसे क्लोरामफेनिकोल, उसमें हेलोजन यूज होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है, उसमें हेलोजन यूज होता है। क्लोरोक्विन जब पेशेंट आता है, जब हम पेशेंट देखते हैं तो उसके अंदर पेशेंट बोलता है ब्रेक बोन फीवर है, मलेरिया की हिस्ट्री पता चलती है, तो हम क्या देते हैं, क्लोरोक्विन लिखते हैं, उसके अंदर भी यूज होता है, हेलोथिन भी यूज होता है। एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है कि ये सारे के अंदर हेलोजन है, हाँ स्टेटमेंट ट्रू करके मार्क करना, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में ऑलरेडी आ चुका है, एनसीईआरटी क्लासीफाई करता है हेलोजन को। हेलोजन को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला कि हेलोजन कैसे जुड़ा हुआ है, क्या वो sp3 कार्बन से जुड़ा है या तो sp2 कार्बन से जुड़ा है। अगर वो sp3 कार्बन से जुड़ा है तो एनसीईआरटी कहता है वो या तो एलाइलिक हैलाइड हो सकता है या तो बेंजाइलिक हैलाइड हो सकता है। याद रखना, अगर पाई बॉन्ड के बाजू के कार्बन से जुड़ा हो तो उसे एलाइलिक कहते हैं। ये पाई बॉन्ड उसके बाजू के कार्बन उससे x जुड़ा, उसको एलाइलिक कहते हैं। जैसे ये पाई बॉन्ड उसके बाजू से जुड़ा, उसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर एरोमेटिक कार्बन के बाजू से जुड़ा, ये एरोमेटिक है, इसके बाद यहां से जुड़ा, तो इसको कहेंगे बेंजाइलिक। अब तुम सोच रहे हो ये सब क्यों बता रहे भैया? भाई यही क्वेश्चन नीट 2023 के अंदर पूछा गया था, ये स्ट्रक्चर दे दिया, पूछ लिया क्या है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो बच्चे अभी पढ़ लेंगे। लेकिन इसी का क्वेश्चन जो नहीं आया है और इस साल आएगा, वो आएगा विनाइलिक पता होना चाहिए, एराइलिक पता हो। विनाइलिक का मतलब डायरेक्टली जुड़ा हो पाई बॉन्ड से, और एराइलिक का मतलब डायरेक्टली जुड़ा हो हेलोजन से, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन इज एग्जांपल ऑफ एराइलिक हैलाइड। इस तरीके के स्टेटमेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है। इसके बाद हेलो एल्केन की बात करते हैं। प्रिपरेशन खोलोगे एनसीईआरटी का, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में एनसीईआरटी देता है अल्कोहल से बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या तो हेलोजन एक्सचेंज करेंगे। 3 तरीके हैं। एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में अल्कोहल से 3 चीज़ें याद रखनी है। ये 3 चीज़ों से जेईई मेंस, एम्स और नीट में क्वेश्चन आए। जेईई मेंस में क्वेश्चन 2024 में आया था, एम्स में सर्जिकल क्वेश्चन आया। क्या है सबसे पहला स्टेटमेंट कि तुम अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे HCl ZnCl2 के साथ। ये बच्चा जानता है इस रिएक्शन का नाम क्या है। इस रिएक्शन का नाम है ल्यूकास रिएजेंट। सबको पता है इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ज़्यादा रिएक्शन 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना होता है रिएक्शन के अंदर। कार्बोकेटाइन को स्टेबल किए बिना प्रोडक्ट नहीं बताएंगे। पहला चीज़ जो
याद रखना है। दूसरी चीज़, जब एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं NaBr H2SO4 के साथ, तो NaBr के साथ H2SO4 यूज़ करते हैं और बन जाता है RBr। लेकिन जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन आया था कि क्या तुम NaI ले सकते हो H2SO4 के साथ, तो जवाब है नहीं ले सकते। तुम सोच रहे हो कि भैया कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन अगली पेज NCERT का खोलोगे, वहां लिखा हुआ है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज इन रिएक्शन विद एल्कोहल विद KI। यही क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था, क्योंकि आयोडाइड के साथ H2SO4 लेते हैं तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, ऑक्सीडाइज करके खत्म कर देगा। तो पी ब्लॉक पढ़ोगे एनसीईआरटी में, वहां लिखा हुआ है जब NaI का यूज करते हैं तो H3PO4 का यूज करते हैं विच इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और H2SO4 यूज करते हैं तो NaBr यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट जिसमें क्वेश्चन आ सकता है वो ROH SOCl2 वाला, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ एनसीईआरटी की लाइन देखोगे, एनसीईआरटी में लिखा है जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, SOCl2 का मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, ईल्ड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस होते हैं। तो तीन चीज़ इस एनसीईआरटी के बेस से याद रखना है। अगली चीज़ आएगी एग्जाम में, तुम सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन आता है क्या, देखो 2023 नीट में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन दिया था सीधा अल्कोहल की रिएक्शन करानी, बच्चे क्या करते हैं HBr की रिएक्शन कराएंगे, यहाँ Br लगा के निकल आएंगे। नहीं, मैंने क्या बोला, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करोगे, स्टेबल करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आंसर ये मार करके नहीं आना, ये मार करके आना है। वैसे ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया एम्स नीट में जो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो नेम रिएक्शन का आएगा। एनसीईआरटी में दो नेम रिएक्शन दिए हैं, उसका नाम क्या है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। सबको पता है फिंकलस्टीन का रीजन याद होना चाहिए NaI एसीटोन, स्वार्ट्स का रीजन पता होना चाहिए AgF DMF। दूसरी चीज, फिंकलस्टीन में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, प्रेसिपिटेट का बनना ही ली-चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से ड्राइविंग फोर्स होता है। ये स्टेटमेंट नीट में आ सकता है सर, ये चीज याद रखनी है। दो ही चीज यहाँ याद रखनी है, ये और ये। एग्जाम में क्या ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। MF के साथ रिएक्शन करा रहे हो RCl की, तो MF में M कौन सा होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्शन कब होगी, तो पता होना चाहिए। आयनिक ज़्यादा कब होगा, जब बड़े एटम होंगे, बड़े मतलब RB। इसमें NaF या LiF मार करके नहीं आना, RBF मार करके आना। ये अच्छा क्वेश्चन 2012 में एक आया था। इसके बाद मैंने क्या बताया अभी तक, हेलोजन की प्रिपरेशन की, हेलोअरीन के प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में नीट में क्वेश्चन भर भर के हर साल आते हैं दो तरीके के। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे पूछा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को कंक्लूड करके रख दूंगा, मेरी खुद की एनसीईआरटी है। बॉइलिंग पॉइंट समझो, सबसे पहला एनसीईआरटी लिखता है बॉइलिंग पॉइंट क्यों देखने को मिलता है, डाइपोल और वांडरवाल दो फोर्स होते हैं, इसके कारण देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा RI RBr RCl RF, क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के बाद इसका ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा, वांडरवाल फोर्स ज्यादा, ये सब कर लेंगे। ब्रांचिंग वाला, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा ब्रांचिंग हो उतना ज्यादा कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल जितना ब्रांच करेगा उतना स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल होता जाएगा तो ज्यादा इजिली बॉयल होता जाएगा, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएंगे। तीसरी चीज याद होगी। चौथी चीज जो याद रखनी है वो मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग याद करनी है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जो पैरा पोजीशन पे होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन बीइंग कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है इसमें अच्छे से फिट हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरा, इसका ऑर्डर याद रखना है। तो पैरा का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद मेटा का होता है, उसके बाद ऑर्थो का होता है। ये इजी सा स्ट्रेंथ है, सब याद रखेंगे। दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है लेकिन अभी तक बॉइलिंग पॉइंट का नहीं आया है, याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ऑर्थो पहले आता है, फिर पैरा आ जाता है, फिर मेटा आ जाता है। यहाँ पर डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी में, क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो टोटल 5 चीजें याद रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और मेल्टिंग पॉइंट का। एम्स में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग। आपको रात में कोई फोन करके पूछेगा कि भैया क्या हेलो एल्केन है, हेलो अरीन है या RCl है, ये तो सॉल्युबल होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये तो पोलर है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। एनसीईआरटी कहता है ये सॉल्युबल नहीं होते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करते हैं। ये इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, यहाँ हल्का सा Cl लगाए, ये सॉल्युबल नहीं होगा। रीजन एम्स में पूछा था, एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे दी। एनसीईआरटी कहता है बिकॉज लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू सेट ऑफ इंट्रैक्शंस आर मेड, क्योंकि तुम्हें सॉल्युबिलिटी तभी मिलेगी जब डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो डेल्टा H नेगेटिव नहीं हो पाता, लेस एनर्जी रिलीज हो पाती है, इसलिए सॉल्युबल नहीं होता। तो ये समझ में आ गया। मैंने क्या समझाया अभी तक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूसरे तरीका जो पूछा जाता है वो डाइपोल मूवमेंट का है। बच्चा जाता है ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ये हेलोजन मॉलिक्यूल है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये जानते हो। अब एग्जाम में पूछेगा कि तुम CF CCl CBr और CI में तुम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सी एफ ज़्यादा होगा, फिर सी सी एल ज़्यादा होगा, फिर सी बी आर, ये दोनों में लोचा होता है, ये पीछे चला जाता है, ये आ जाता है। ये कई बार जेईई मेंस नीट में ऑलरेडी आ चुका है, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, ये याद होना चाहिए। इसको आज के आज याद कर लो। तुम सोच रहे हो कि एग्जाम में आया है, हाँ भैया एग्जाम में आया है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ में ऐसा कुछ नहीं होता, बॉन्ड लेंथ आर आई आर सी एल ऐसे ही फॉलो होता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट उल्टा हो जाता है। ये चीज़ याद रखना, ये दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए। हेलो एल्केन के रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैं रात को कोई उठा करके पूछे, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि हेलो एल्केन कौन कौन से रिएक्शन देता है, तो 3 रिएक्शन देता है, याद होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल, ये 3 रिएक्शन देता है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को यहाँ देखेंगे, ध्यान समझेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। एनसीईआरटी कहता है न्यूक्लियोफाइल है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले 2 टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। इसको बहुत प्यार तरीके से याद रखना है। SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसके अंदर होता क्या है, एनसीईआरटी के अंदर 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट 3 बार एम्स में आ चुका है। हाईली एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन इस साल आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा समझना। क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले तुम्हें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ये हमारा पास हैलोजन मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा न्यूक्लियोफाइल ही जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आ सकता था, पीछे से भी आ सकता था। आगे से आएगा तो क्या होगा, टन टनाटन, इसलिए पीछे से आता है। जब पीछे से आता है तो आगे से न्यूक्लियोफाइल चला जाता है। तो हो क्या रहा है, आया न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, गया न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव। इस रिएक्शन के अंदर क्या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, नीट में क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, क्या ये 2 स्टेप रिएक्शन है, नहीं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या इसमें इंटरमीडिएट बनता है, नहीं इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। दूसरी चीज, क्या इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हाँ इसमें बनती है। कैसी बनती है, 5 एटम से जुड़ा हुआ। ये 3 चीजें याद रखनी है। पहला सिंगल स्टेप है, इंटरमीडिएट नहीं बनता। दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5 एटम से जुड़ा हुआ। तीसरा इसमें इन्वर्जन होता है। ये 3 चीजों से नीट के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। अब तुम खुद सोचो, जब पीछे से अटैक करना है उसको, तो हिंड्रेंस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो टन कम होगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री में कम होती है, 3 डिग्री में और कम होती है। SN2 समझ में आ गया। SN1 के अंदर बात करें, SN2 के अंदर ऑर्डर 2 है। इस तरीके से रेट लिखेंगे, इन्वर्जन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, फास्टर होता है। एप्रोटिक के अंदर ग्रुड लेवल ग्रुप चाहिए, अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN1 के अंदर फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे, रेसिमराइजेशन होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, रेट इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल के, क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं अपन ने। प्रोटिक में होता है, लिविंग ग्रुप अच्छा चाहिए, अरेंजमेंट हो सकता है। ये 3 चीज़ें, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। अब एनसीईआरटी में SN1 के बारे में क्या लिखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तीसरा कार्बोकेटन इंटरमीडिएट। SN1 SN2 समझ में आ गया। अब समझो कि नीट में क्या क्वेश्चन आएगा। नीट में क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाते हैं, कंक्लूजन समझो। पहला क्वेश्चन आएगा SN1 SN2 का डिफरेंस बताओ। नीट में भर भर के क्वेश्चन आया SN1 के अंदर क्या होता है, सबको पता है, इन्वर्जन रेसिमराइजेशन होता है। लेकिन क्या रेसिमराइजेशन 100% होता है, नहीं भैया, कुछ भी 100% नहीं होता, तो आंसर सी हो जाएगा। वैसी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वैसी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वैसी रिएक्टिविटी का, बहुत सारे क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। एनसीईआरटी की एक लाइन याद रखनी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, SN1 SN2। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा है, एलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन पे जब भी एलाइड होता है तो वो इन 1 डिग्री 2 डिग्री से ज़्यादा देता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। बस इससे नीट के तुम्हारे 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे यहाँ से। एक क्वेश्चन आता है स्पेशल टाइप का, वो होता है स्पेशल प्रोडक्ट बनने का, वो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में होता है। तुम सोच रहे हो क्या नीट में आया है, भैया नीट में 1 बार आ चुका है, जेईई मेंस में 3 बार आ चुका है। हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस साल नीट में आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर 2 एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हैं, एक KCN AGCN है और एक KNO3 AgNO3 है। अब लोग क्या सोचते हैं कि इसके अंदर KCN से क्या बनेगा, KCN जब अटैक करेगा तो RCN बनेगा, यानी साइनाइड बनेगा। लेकिन AGCN अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आइसोनाइट्राइल बनेगा। दूसरी चीज, जब KNO3 और AgNO3 रिएक्ट करेगा तो ठीक इसी का उल्टा एल्काइल नाइट्राइल और नाइट्रो एल्केन बनेगा। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। जब CN और NC इस दोनों का डिफरेंस वाला नीट 2023 में क्वेश्चन आया था पिछले साल, मणिपुर, कई लोग को तो पता ही नहीं होगा, मणिपुर में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला। और इससे पहले जेईई मेंस में स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि AgCN जो है कोवेलेंट है, जिसके कारण नाइट्रोजन फ्री होता है अटैक करने के लिए, इसलिए RNC बना लेता
देता है, RCN नहीं बनाता है। ये याद रखना पक्का है कि इस साल नीट में आएगा। अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन बहुत प्रकार की होती है, E1 E2 एग्जाम में नहीं आता। एक चीज़ याद रखना, एक जेटसेव रूल होता है। सेटजेव रूल क्या कहता है कि जब भी एलिमिनेशन करोगे, एलिमिनेशन क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है, H निकाल पाई बॉन्ड लगा, H निकाल पाई बॉन्ड लगा। H निकालने के दो साइड है, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पाई बॉन्ड लगेगा, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पाई बॉन्ड लगेगा। अब हमें क्या करना है, स्टेबल एल्कीन बनानी है। यही लिखा हुआ है, स्टेबल मतलब ज़्यादा अल्फा H होने चाहिए। इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज एल्कीन विच इज हायर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। जेट से पूछा जाता है, दो प्रोडक्ट दिया होता है, दोनों में से प्रोडक्ट ज़्यादा कौन बनेंगे, जो स्टेबल होगा। ग्रिग्नार्ड, मैंने क्या बोला, 3 रिएक्शन देती है। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ये, तीसरा ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड के अंदर क्या है, बच्चे जानते हैं ग्रिग्नार्ड कैसा है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। दूसरा ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है, ग्रिग्नार्ड बनता सिंपल सी बात है, ग्रिग्नार्ड बनाना एग्जाम में आना चाहिए। RCl देगा, Mg ईथर दे देगा, Mg ईथर देगा तो Mg को बीच में फंसा दे तो RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड का जिंदगी में क्या काम होता है, ग्रिग्नार्ड का जिंदगी में एक ही काम होता है, ग्रिग्नार्ड चूहे छोड़ता है। चूहे मतलब एनायन, RMgX है, RMgX में R नेगेटिव छोड़ेगा। अब R नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एनायन है। ये करेगा, ये खाने की कोशिश करेगा, तो अगर जल के साथ रिएक्ट कराओगे तो जल का H खा लेगा, H खा के क्या बना लेगा, RH बना लेगा और MgOHX। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन आया था 2010 में, बहुत ही सिंपल सा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिनाइल दिया, यहाँ C दिया, यहाँ Br दिया और बोला Mg ईथर के साथ रिएक्ट करा दो। Mg ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो Mg यहाँ लग जाएगा। Mg लगने के बाद यहाँ पर ये चूहे छोड़ेगा तो उसके बाद जल के साथ रिएक्ट कराए, जल के साथ रिएक्ट करने के बाद H खा लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 2024-25 के अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे, बहुत ईजी होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हेलोअरीन के अंदर 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, NSR आता है, ESR आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन नीट में आएगा। स्टेटमेंट पूछा जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड क्यों नहीं देते। NCERT ने 5 रीजन दिए हैं। मेन रीजन याद रखना है, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, इसके कारण इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हटाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। NCERT बताता है तुम कैसे हटा सकते हो इसको। हटाने का तरीका NCERT बहुत प्यारा लिखता है। क्या याद रखना है कि जब हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन से अगर मैं हटाना चाहता हूं और OH लगाना चाहता हूं तो इसके अंदर 623 डिग्री केल्विन, 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्यूज्ड NOH लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2022 में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये 300 केल्विन पे काम हो जाएगा? नहीं, गलत है, 300 केल्विन पे नहीं हो सकता, 623 याद रखना है। हाईयर टेम्परेचर चाहिए होता है। वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो टेम्परेचर 443 हो जाती है, और कम कर दूं तो 368 हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाएगी। और अगर 3 नाइट्रो लगा दूं तो बहुत ईजिली रिएक्शन हो जाएगी। ये याद हो गया। इसके बाद एग्जाम में क्या पूछा गया था, ये मैंने कंक्लूजन बता दिया। एग्जाम में आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR के अंदर क्या याद रखना है, 3 चीज़ें, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। सबको पता है हेलोजिनेशन के लिए क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं, ये रिएजेंट यूज़ करते हैं, नाइट्रेशन के लिए ये, इसके लिए ये। एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, एग्जाम पूछते हैं मेजर क्या होगा। मेजर जो होगा वो पैरा वाला होगा, क्योंकि ऑर्थो वाले में टन होगा, हिंड्रेंस होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। फ्रिडल क्राफ्ट का ये रिएजेंट पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। NCERT में पॉलीहेलोजन कंपाउंड के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। पहली चीज़ याद रखना, ये जो CaCl3 इसमें एनेस्थेटिक होता है, ये लाइन एक याद रखनी है। लिवर के अंदर ये वो मेटाबोलाइज होता है। एग्जाम में एम्स में क्वेश्चन आया था कि पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फॉस्जीन, और ये स्ट्रक्चर दे दिया था। तो फॉस्जीन का स्ट्रक्चर याद रखना है, पहली चीज़। दूसरा पूछा जाएगा ये रिएक्शन में क्या बनता है, फॉस्जीन बनता है। इसके बाद DDT का स्ट्रक्चर याद रखना है, DDT का फुल फॉर्म याद रखना है, और ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जा चुका है 2012 के अंदर। अब अगले चैप्टर मूव ऑन करते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर। NCERT इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। इंट्रोडक्शन बताता है, अल्कोहल बताता है, फिनॉल बताता है, ईथर बताता है। ध्यान सुनना, अल्कोहल में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, पहला प्रिपरेशन से, दूसरा रिएक्शन से। रिएक्शन में मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दूसरी बात, फिनॉल के 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, पहला प्रिपरेशन से, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ। तीसरा ईथर के 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, पहला प्रिपरेशन से, एक रिएक्शन होती है विलेंसन ईथर, और दूसरा रिएक्शन वो भी ईथर क्लीवेज। यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अब ध्यान से सुनते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। NCERT का पहला पेज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। NCERT के इंट्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो JEE में 2025 में पूछी गई थी, एग्जाम में आया था। तुम्हें पता है कि हमारे पास
सिंपल सा मिथनॉल है, तुम्हें पता है तुम्हारे पास फिनॉल है, मिथनॉल और फिनॉल में CO बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा? सबको पता है कि इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। एग्जाम में पूछ लिया था बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? बॉन्ड एंगल उल्टा होता है। क्यों होता है? फैक्ट है, बस पता होना चाहिए। जो लोन पेयर उसके कारण रिपल्शन हो जाता है, और सबको पता है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए sp3 के हिसाब से, लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो यहाँ पर 109 डिग्री से हल्का सा कम होता है। ठीक है, एल्कोहल के प्रिपरेशन की बात करते हैं। नीट में क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? एल्कोहल की प्रिपरेशन, रात को कोई पूछे कितने तरीके हैं, 4 तरीके मेन याद रखने हैं। उसमें से सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट NCERT की लाइन HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, नीट में, जेई मेंस में, चांसेस है फिर से नीट में आएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, तुम्हें सिंपल सी एल्कीन दे दी जाएगी और रिएजेंट लिखा होगा B2H6H2O2OH नेगेटिव H+, OH नेगेटिव जल, ये रिएजेंट दिया होगा। B2H6H2O2OH नेगेटिव जल। तुम्हें पता होना चाहिए इस रिएक्शन के बाद क्या बनता है, एल्कोहल बनता है और साइड प्रोडक्ट क्या होता है, BO का होल्ड थ्राइस। तो तुम्हें चीज़ क्या याद रखनी है? रिएजेंट याद रखनी है। नीट में क्वेश्चन एक सिंपल सा आएगा, लेकिन जेई में इस पर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। NCERT की 3 लाइन याद रखना उसके लिए। एडिशन प्रोडक्ट होता है इंटरमीडिएट में, ट्राई अल्काइल बोरेन। NCERT में लिखा है ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। दूसरी चीज़ एंटी मार्कोनिका होती है, ये NCERT में लिखा है। तीसरी चीज़ एक्सीलेंट यील्ड होता है, ये NCERT में लिखा है। ये 3 स्टेटमेंट याद रखना है और रिएजेंट याद रखना है, खत्म। इसके बाद मूव ऑन करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं। तो अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन में रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कोई रात में उठा के पूछ ले, निकल PDPTH2 क्या करता है? कार्बोनिल को साफ करता है, अल्कोहल बनाता है। LiLH4 क्या करता है? कार्बोनिल को साफ करता है, अल्कोहल बनाता है। NaBH4 इंपॉर्टेंट है। NCERT कहता है कि NaBH4 को सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज़ करते हैं, एस्टर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ इस स्टेटमेंट से नीट 2023 या 22 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम ये बताओ कि अगर मैंने एक कंपाउंड दे दिया जिसमें एस्टर भी है और एल्डिहाइड भी है तो क्या होगा? ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसके अंदर एस्टर भी है और एल्डिहाइड भी है तो क्या होगा? तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि सिर्फ एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को रिड्यूस करोगे, एस्टर को रिड्यूस नहीं करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। इसके बाद NaBH4 के बाद इंपॉर्टेंट है वो है ये आना चाहिए, अल्कोहल को रिड्यूस करना आना चाहिए। तो एक HBO रिएक्शन हो गई, एक रिडक्शन हो गई। तीसरा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड का। बच्चा जानता है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है तो चूहे छोड़ता है, चूहे छोड़ेगा, अटैक करेगा, अल्कोहल बन जाएगा। संसार के सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है और कीटोन 3 डिग्री। 3 चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री, सारे 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकते हैं, NCERT की लाइन है, याद रखना है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन देख लो। मैंने क्या बोला? B2H6H2O OH नेगेटिव H2O2 जल, ये क्वेश्चन किसका है? ये है HBO रिएक्शन का। आंसर क्या होगा? B2H6 होगा। ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराना है, चूहा अटैक करेगा, अटैक करने के बाद अल्कोहल बनेगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बता दिया? अल्कोहल का प्रिपरेशन, मैंने क्या बता दिया? अल्कोहल का प्रिपरेशन बता दिया। अब आते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन में। फिनॉल का 2 ही क्वेश्चन आता है। सबसे पहला फिनॉल का प्रिपरेशन आता है, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ आता है। फिनॉल का प्रिपरेशन के 4 तरीके होते हैं और ये चारों तरीके एक बार नीट में आ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो नीट में ना आया हो। सबसे पहला NCERT में लिखा है डाउ प्रोसेस, जो मैंने पहले बताया था। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से Cl हटा करके तुम्हें OH नेगेटिव लगाना है, फिनॉल बनाना है। कैसे बनाओगे? 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्यूज्ड NOH लेना पड़ता है। ये रिएजेंट का नाम पता होना चाहिए, रिएजेंट का कंडीशन पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि तुम्हें ओलियम से बनाना है डीसल्फोनेशन करके, तो ओलियम सबको पता है ये होता है, डीसल्फोनेशन करेंगे और बन जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है डाईएजोटाइजेशन। सबको पता है डाईएजोटाइजेशन क्या होता है, हमारे पास एनिलीन होता है, हम NaNO2 प्लस HCl लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और ये बन जाता है, और H2O के साथ हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, या आगे चल के एनिलीन फिर से बताऊंगा। क्यूमीन के साथ अब मैंने क्या बताया? फिनॉल बताने के 4 तरीके, 4 में से चौथा तरीका अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी नीट में आ चुका है, क्यूमीन से बनाना है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब लोग पूछे क्यूमीन से बनाते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो बनता है क्यूमीन हाइपर प्रोडक्साइड। ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया था। और कोई पूछे कि तुम्हें एग्जाम में स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर दे दे कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और तुम्हें पूछ ले कि इसका क्या रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं, ऊपर वाले को कीटोन बना दो, नीचे वाले को फिनॉल बना दो, मतलब यहाँ पास कीटोन बन जाएगा, ये उसका प्रोडक्ट हो गया कीटोन एसीटोन, और ये फिनॉल बन जाएगा। ये स्टेटमेंट याद रखनी है। तुम सोचोगे नीट में आता है भैया, नीट में ये देखो मैंने क्या बताया था, नीट में मैंने क्या बताया, नीट में ओलियम के साथ क्या पूछा, इंटरमीडिएट पूछा, इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट ये हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। अगला एसिडिक स्ट्रेंथ, बच्चा जानता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे निकालता है, एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, देखो यहाँ कम हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। नीट के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो एम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वो स्टेटमेंट बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट, संसार के सारे एल्कोहल वीकर एसिड होते हैं जल के मुताबिक एक्सेप्ट मिथनॉल, ये पहला स्टेटमेंट जो जेईई मेंस में आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट जो आ चुका है एम्स के अंदर, आज तक जेईई मेंस में नहीं आया, आज तक नीट में नहीं आया, डिफिकल्ट लाइन है, याद रखेंगे। एनसीईआरटी कहता है फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। कोई तुम्हें पूछे कि ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है और ये फिनॉक्साइड आयन है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कहता है जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें चार्ज का सेपरेशन होता है, और फिनॉल के अंदर सिर्फ डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें सेपरेशन होता है, इसमें डी लोकलाइजेशन होता है, इसलिए ज़्यादा है। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन अपने घर से नहीं बता रहा हूँ। और एक बच्चा जानता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका पता होना चाहिए, पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, ये होता है, सबको पता है। ये क्वेश्चन क्या नीट में आ चुका है? हाँ भैया नीट में आ चुका है, अपने घर से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद मूव ऑन करेंगे एल्कोहल की रिएक्शन पे। मैंने फिनॉल की बता दी, 2 क्वेश्चन आते हैं, एल्कोहल के 2, फिर आगे फिनॉल के और रिएक्शन होंगे। सबसे पहले एल्कोहल का मैंने क्या बोला था, 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन। बच्चा जानता है जब इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 443 केल्विन क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या होगा, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, एग्जाम में 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तुम्हें क्लिक करके आना है एलिमिनेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, एग्जाम में E1 E2 वाला नीट के अंदर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एलिमिनेशन वाला 2016 में क्वेश्चन आया था, इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखना। दूसरी चीज़, अगर सिंपल 1 डिग्री एल्कोहल होता है टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, अगर 2 डिग्री एल्कोहल होता है थोड़ा सा कम लगेगा, अगर 3 डिग्री एल्कोहल है और कम लगेगा। इसका मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, बच्चा जानता है, तुम्हारे पास ROH है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, इसको ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा, एसिड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पता होना चाहिए, तीनों ऐसे ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, CrO3 हो सकता है, PCC हो सकता है, पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे। 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करता है, वो 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनता है, एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री एल्कोहल क्या करता है, कीटोन बनाता है। 3 डिग्री एल्कोहल को एल्कीन बना देता है। ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई मेंस एम्स में हजार बार पूछे जा चुके हैं, चांसेस है इस साल आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन का कंक्लूजन बता दिया, देख लेना। फिनॉल की रिएक्शन 2 ही टाइप की हो सकती है, सबसे पहला नाइट्रेशन हेलोजिनेशन और दूसरा नेम रिएक्शन। याद रखना, जेईई मेंस में इसी साल क्वेश्चन था फिनॉल दे दिया था और बोला था कि Br2 एक्वस सॉल्यूशन तुम प्रोडक्ट बताओ। फिनॉल दे दिया, Br2 एक्वस सॉल्यूशन प्रोडक्ट बताओ। एनसीईआरटी में प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 Br लग जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में 3 Br लगते हैं। अगर CH2 जैसा सॉल्यूशन है तो 1 ही Br लगेगा, पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। डाइल्यूट HNO3 पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, सबको पता है। और अगर कंसंट्रेट HNO3 है तो तीनों नाइट्रो लग जाते हैं, पिक्रिक एसिड बन जाता है। ये पता चला। इंपॉर्टेंट रिएक्शन 4-5 याद रखनी है। सबसे पहला कोलबे, दूसरा रिमर्टिमाइन, तीसरा जिंक डस्ट और चौथा ऑक्सीडेशन जिसके अंदर क्यूनॉन बनता है। सबसे पहला कोलबे रिएक्शन, रिएजेंट रात को भी उठा करके पूछूं, पता होना चाहिए NaOH CO2H+। दूसरा राइमंटाइमान का क्लोरोफॉर्म NaOH, इसके अंदर क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। राइमंटाइमान में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। रिएजेंट इंटरमीडिएट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब जब क्यूमीन से प्रोडक्ट बनाते हैं हम फिनॉल, उसका रिएजेंट 2019 में आया है, तो इसका रिएजेंट 2024-25 में नहीं आ सकता है, इसलिए याद रखना है ये इसका इंटरमीडिएट ऐसा दिखता है। जब भी फिनॉल के साथ जिंक डस्ट की रिएक्शन कराते हैं, सिंपल बेंजीन बन जाता है। तुम सोच रहे हो इतना इजी क्वेश्चन आएगा, हाँ इतना इजी क्वेश्चन 2010 नीट में आया था। क्वेश्चन था
था, ये बन गया बेंजीन। 4 ऑप्शन दे दिए थे। बच्चों को इतनी ईजी रिएक्शन याद नहीं रहती, इसलिए याद रखना है। इसके बाद जब तुम ऐसा रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें क्यूनोन देखने को मिलेगा। बात करते हैं ईथर की। मैंने अल्कोहल बता दिया, मैंने फिनॉल बता दिया। अल्कोहल के अंदर मैंने 2 चीज़ें बता दी, रिएक्शन में डिहाइड्रेशन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा। फिनॉल में मैंने बता दिया ब्रोमिनेशन कर दो, नाइट्रेशन कर दो, सल्फोनेशन कर दो, और इसके अंदर 4 नेम रिएक्शन याद रखो। ईथर के अंदर कोई रात में पूछे कि ईथर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दूसरा क्वेश्चन ईथर क्लीवेज HI के साथ रिएक्शन। जब तुम्हें पूछा जाए प्रिपरेशन ऑफ ईथर तो एक रिएक्शन याद होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था, इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं 443 केल्विन पे, तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है E1। लेकिन जब इसकी H2SO4 रिएक्शन कराते हैं 413 का, NCERT कहता है जब 413 केल्विन पे कराते हैं तो ईथर बनता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछे तो SN2। ये क्वेश्चन 2012-13 में आ चुका है। चांसेस है फिर से दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द मैकेनिज्म इन द बोथ रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। लिखेगा SN1 SN2, लिखेगा E1 E2, लिख देगा SN1 E1 और लिख देगा SN2 E1। तो इस तरीके से कंफ्यूज कर देगा, लोग गलत करके आ जाएंगे, तुम्हें गलत नहीं करना है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, बच्चा जानता है, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। इसीलिए इसके अंदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए और N ये रिएजेंट होना चाहिए। बस NCERT की लाइन है, अगर तुम टर्शरी लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर हो जाती है, एल्कीन बन जाता है, नहीं लेना होता। ये स्टेटमेंट आ चुका है एग्जाम के अंदर। ईथर का तुम्हें समझ में आएगा फॉर्मेशन। अब ईथर का क्लीवेज समझो। NCERT 1000 चीज़ें लिखता है, नीट में हज़ारों बार आ चुका है। ईथर क्लीवेज 2023, ईथर क्लीवेज और क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें क्या याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तुम्हें दे देगा ईथर, तुम्हें दे दिया ईथर, तुम्हें पूछा जाएगा HI के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तुम्हें I को लगाना है किसी तरफ। तो ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों तरफ 1 डिग्री 1 डिग्री है, इस तरफ 1 डिग्री इस तरफ 1 डिग्री, क्या कराओगे, SN2 कराओगे, छोटे वाले पे जाओगे। सिर्फ ट्रिक याद रखना, 1 डिग्री 1 डिग्री SN2 करा, छोटे वाले पर जा। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री SN2 करा, छोटे वाले पर जा। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है, दोनों तरफ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें SN2 कराना है, छोटे वाले पे जाना है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा देखने को मिले कि एक तरफ 3 डिग्री दिया हुआ है, अगर 3 डिग्री है तो तुम्हें आयोडाइड को 3 डिग्री यानी बड़े वाले की तरफ लगाना है, क्योंकि SN1 कराना है। सिर्फ इतनी याद रखनी है, 1 डिग्री 2 डिग्री छोटे वाले पर जा, SN2 करा, 3 डिग्री बड़े वाले पर जा, SN1 करा। अगर फिनॉल बने तो फिनॉल बना। ये 4 स्टेटमेंट याद रखनी है। छोटा वाला है तो SN2, बड़ा वाला है तो SN1, फिनॉल बन रहा है फिनॉल। ये 3 स्टेटमेंट। एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है HI दिया है, फिनॉल बन रहा है क्या, हाँ फिनॉल बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल बना देंगे भैया, फिनॉल बना देंगे। अगला क्वेश्चन, फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल क्या होता है, फिनाइल मिथाइल ये होता है। क्या फिनॉल बन रहा है, हाँ फिनॉल बन रहा है, तो फिनॉल बना देंगे। आंसर क्या है, D हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन, एनीसोल क्या, एक होता है एनीसोल, एक होता है जूते का सोल। ये एनीसोल के साथ क्या करेंगे, HI की रिएक्शन करानी है, ठीक है भैया, HI की रिएक्शन करा देंगे, एक फिनॉल बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा। आंसर में D आ जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन। छोटे वाले पर जाना है 1 डिग्री 2 डिग्री, बड़े वाले पर जाना है 3 डिग्री और फिनॉल बन रहा है, फिनॉल बनाना है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को 3 पार्ट में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एल्डिहाइड के प्रिपरेशन से। 4 रिएक्शन रात को आंख बंद करके बोलना है, मुंडा मुंडा, रोजन मुंडा, स्टीफन्स, गटरमान कॉच, इटार्ड। ये 4 रिएक्शन पक्का से याद होनी चाहिए। मुंडा मुंडा रोजन मुंड्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, गटरमान कॉच और इटार्ड रिएक्शन। तुम्हें कोई पूछे रोजन मुंड रिडक्शन क्या होता है, तुम एसिड हैलाइड लेते हो, PDBSA4 लेते हो, NCERT की लाइन, तुम एसिड हैलाइड लेते हो, रोजन मुंडा रिएक्शन कराते हो, PDBSA4 लेते हो, क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। नाइट्राइल SnCl2 + HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, स्टीफन्स रिएक्शन, एल्डिहाइड बन जाता है। कोई पूछे तुम्हें, अगर तुम्हारे पास नाइट्राइल है तो तुम क्या कर सकते हो, और अगर नाइट्राइल है, स्टीफन्स रिएक्शन नहीं करानी है तो 2 बैल 1 H यानी डाइबल H, तुम क्या कर सकते हो, डाइबल H। तो 5 चीज़ें हो गई टोटल। सबसे पहला मुंडा मुंडा, रोजन मुंडा, PDBSA4 H2। अगला स्टीफन्स रिएक्शन SnCl2 + HCl। तीसरा डाइबल H किसके साथ रिएक्शन करेगा,
नाइट्राइल के साथ करेगा, इसके साथ साथ एनसीईआरटी क्या बोलता है, एस्टर के साथ करेगा। तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें, और चौथी रिएक्शन बची इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, इंटरमीडिएट ऐसा बनता है और बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और एक क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, उसमें भी वही होता है, उसमें बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिक ऑक्साइड है, उसके बाद मुंडा मुंडा रोजन मुंडा है, स्टीफन्स रिएक्शन है, डाइबल एच है। ये 5 चीज़ें याद होनी चाहिए। अब तुम सोच रहे हो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा क्या लिखा, एनसीईआरटी में लिखा है साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन कराओगे, उसके बाद बेंजल क्लोराइड H2O डालोगे, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये भी एग्जाम में आया है। गटरमान कॉच कराओगे, ये रिएजेंट पता होना चाहिए कि गटरमान को क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। मैंने जितनी चीज़ें अभी तक बोली है वो सारी चीज़ें एग्जाम में आई है, दिखा देता हूँ। ये देखो H2PDS4 मुंडा मुंडा रोजन मुंडा, उसके बाद क्या है, फिर से H2PDS है वो मुंडा मुंडा रोजन मुंडा, उसके बाद फिर से देखो क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद देखो मुंडा मुंडा रोजन मुंडा, फिर रोजन मुंडा, फिर देखो फिर रोजन मुंडा, फिर देखो साइड चेन क्लोरीनेशन। ये सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं एनसीईआरटी में रट जाना चाहिए, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। इसके बाद कीटोन का फॉर्मेशन पता होना चाहिए, आरसीएन के साथ RMGX का बनाते हैं तो कीटोन बनता है। ये बहुत ईजी सी रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर घुसते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर या मिसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है। बच्चे क्या सोचते हैं, तो मैं रात को मैं उठा के पूछूं कि एल्डिहाइड है तुम्हारे पास या कीटोन है तुम्हारे पास, क्या ये सॉल्युबल होगा, तो लोग क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, जब मैं पेपर दे रहा था 2022 में क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में लिखा है कि वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन होते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, वो भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण। इसके कारण डाइपोल मोमेंट, इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कीटोन हायर होते हैं हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में। पहली चीज़ जो याद रखनी है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो रहे हैं? बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था जब मैं नीट क्लियर किया था उस साल। बच्चे सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं भैया, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा नहीं होता। एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज देयर। ये देखो 2022 में क्वेश्चन आया था, सेम एसोसिएशन। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन थी, ये मुझे याद है एग्जाम हॉल के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस साल जो आएगा वो आएगा, लिखा हुआ एनसीईआरटी, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन सच एस मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल आर सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 2 चीज़ें हैं, सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो रही है, और बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके डाइपोल इंटरेक्शन कारण होता है। ये चीज़ें याद रखनी है। अगला मूव ऑन करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चा जानता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR के अंदर अगर तुम CN के साथ कराओगे क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। अगर तुम सोडियम हेमीसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराओगे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, एसिटल, हेमी एसिटल, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। और अगर तुम अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराओगे, अभी तक मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो हमें साइनोहाइड्रिन, एसिटल, हेमी एसिटल, बिसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में पूछा जाता है अमीन और अमीन डेरिवेटिव्स, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव NAR फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा स्टेटमेंट जब एग्जाम में आए तो समझ जाना, सिर्फ ये तभी होता है जब अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराया जाता है रिएक्शन। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में एक लाइन, एक टेबल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिखा हुआ है कि रिएजेंट ये है, प्रोडक्ट ये बनेगा। तुम सोच नहीं सकते 2016 में अचानक से क्वेश्चन पूछा गया, अगर तुम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो प्राइमरी अमीन के साथ तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? आंसर था स्किफ बेस। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के इस टेबल में साफ साफ लिखा है शिफ्ट बेस प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराने से बनता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेमी कार्बाजोन बनेगा। ये जेई मेंस में आया, नीट में नहीं आया, आ सकता है। तीसरी चीज़ जो नीट में अभी तक नहीं आई है, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराते हैं, येलो ऑरेंज रेड सॉलिड यूजफुल होता है एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंटेशन के लिए। ये क्वेश्चन है 2,4-DNP के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है, जो इस कलर का देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ें पता चल जानी चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये देखो क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला बात करते हैं, पहला क्वेश्चन समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन आएगा रिडक्शन से। एग्जाम में 2 तरीके के रिडक्शन आते हैं। सबसे पहला
क्लेमेंशन, दूसरा भेड़िया कृष्णर। क्लेमेंशन और वोल्फ कृष्णर, क्लेमेंशन का क्या होता है ZnHgHCl और वोल्फ कृष्णर का क्या होता है NH2NH2KOH हीट। ये रिएजेंट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन का आएगा। ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, तुम्हें बचपन से पता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो क्या बनता है एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन ऑक्सीडेशन कराते क्या बनता है एसिड बनता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने में हालत खराब हो जाती है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हो जाता है और उनका नाम क्या है टोलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन। टोलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं, याद क्या रखना है, टोलेंस कैसा दिखता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और क्या बनाता है ब्राइट मिलर कलर बनाता है, किसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर। कैसे एल्डिहाइड एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, याद हो गया कैसा दिया होगा एग्जाम में, या तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। क्या करना है ऑक्सीडाइज कराना है, किसको ऑक्सीडाइज कराना है एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को। अगला क्वेश्चन आएगा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में एलिंग ए फेलिंग बी ये सब्सिड होता है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा क्या फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक को देता है, एनसीईआरटी की लाइन है, सिर्फ एलिफेटिक को देता है एरोमेटिक नहीं देता। जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में एक क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन आया था ZnHgHCl वाला बता चुका हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नीट में क्वेश्चन आया था, ये देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे नहीं करेंगे, एल्डिहाइड को करेंगे, हाँ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, ये बनाएंगे। तो एग्जाम में आंसर क्या होगा डी होगा। इस तरीके से आसान क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन बता दिया। पांचवा क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम में बस एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स गिव हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो तुम्हें पता होना चाहिए संसार के ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास CH3 होता है और वो CHX3 में बदलने के काबिल होता है, वो हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। NaOH+H2 रिएजेंट होता है। हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए CH3 को CHX3 में बदलना होता है। इसका मतलब क्या एसीटोन देगा, हाँ देगा। क्या फॉर्मल्डिहाइड देगा, भैया नहीं दे पाएगा। क्या ये दे पाएगा, हाँ दे पाएगा। क्या यहाँ पास है CH3, नहीं है, नहीं दे पाएगा। क्या एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स देते हैं, नहीं देते। एनसीईआरटी की एक लाइन जो नीट जेईई मेंस एम्स में आ चुकी है, रात को उठा के पूछो, याद होना ही चाहिए। स्टेटमेंट है आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद हाइपोआयोडाइड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें यही देखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल भी देता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के ये प्रोडक्ट बना देता है और उसके बाद दे देता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नीट में आएगी। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एक भी ऐसा साल नहीं है जहाँ एल्डोल से क्वेश्चन ना आए। एल्डोल होता क्या है? एल्डोल में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, 3 तरीके के होते हैं, एक सिंपल एल्डोल, एक क्रॉस एल्डोल और एक कैनिजारो। कैनिजारो एल्डोल नहीं होता बट रिलेटेड है। इसके अंदर अल्फा एच देखना होता है, इसके अंदर अल्फा एच नहीं होता। अब मैं समझाता हूँ होता क्या है। एल्डोल कोई तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो एग्जाम में, एल्डोल में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है जैसे कि एल्डोल का क्वेश्चन 2023 में आया। 2023 मणिपुर में क्वेश्चन आया कि तुम्हें ये दे दिया एसीटोन और बोला कि तुम्हें डाइल्यूट NaOH दे देगा, डाइल्यूट BH को होल्ड करके बोलेगा एल्डोल कराओ। कुछ नहीं करना है। एल्डोल में एक ही चीज़ याद रखना है, एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा एच भिड़ा दे। तुम्हें क्या मिला है, तुम्हें एक का ऑक्सीजन लेना है, ये ऑक्सीजन ले लिया और दूसरे का अल्फा एच, दोनों को भिड़ा दिया। भिड़ाने के बाद यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और एक ये रह जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा एच भिड़ा दे, सिंपल एल्डोल। दूसरा मिक्स एल्डोल। मिक्स एल्डोल में छोटे बड़े कंपाउंड होंगे, किसका अल्फा एच लूँ, किसका ऑक्सीजन लूँ। तो ऑक्सीजन हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन छोटे वाले का लेना है, बड़े वाले का अल्फा एच लेना है, तुम्हारा क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, नीट में आज तक नहीं आया है, आ सकता है, चांसेस हैं। तीसरा क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कैनिजारो। ज़ारो कैनिजारो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कैनिजारो तभी देता है जब कंपाउंड के अंदर तुम्हें अल्फा एच नहीं मिलता है और कंसनट्रेटेड KOH लेना होता है, कंसनट्रेटेड NaOH लेना होता है। अगर डाइल्यूट NaOH दिया हो तो क्या कराओगे, एल्डोल कराओगे। कंसनट्रेशन दिया है तो क्या कराओगे, कैनिजारो कराएंगे। कैसे कराएंगे? कैनिजारो इज अ रिएक्शन, इसमें एनसीईआरटी की लाइन है, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होता है। बेंजल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज हो गया तो बेंजल अल्कोहल बनेगा और बेंजल रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसिड बनेगा। एक का ऑक्सीडाइज एक का रिडक्शन करा देना होता है। तुम सोच रहे हो एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ भैया एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये एल्डोल का क्वेश्चन है, एल्डोल बोले ये 2-पेंटानोन एल्डोल कराओ, एक का अल्फा एच दूसरे का ऑक्सीजन भिड़ा दे, एल्डोल हो जाएगा। 2022 जब मैं पेपर दे रहा था तब आया था ये क्वेश्चन।
कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन आता है रिएक्शन के ऊपर। प्रिपरेशन में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, नाइट्राइल एमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसका कराएंगे? हम H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, क्या बनेगा? एमाइड बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना, नाइट्राइल से एमाइड, एमाइड से एसिड। ये सीक्वेंस जेईई मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, नीट में नहीं आया है, चांसेस से आ सकते हैं। नीट 2022 जब मैं पेपर दे रहा था, एनटीए ने क्या किया, ये स्टेटमेंट उठा के दे दी। सिंपल सी बात है, RMGX है, CO2 है, ड्राई ईथर है और अल्कोहल बनता है। इसमें इंटरमीडिएट गायब कर दिया और पूछ लिया। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। हाई चांसेस है एक क्वेश्चन आएगा CrO3 H2SO4, इसका नाम होता है जॉन्स रिएजेंट। ये ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने तुम्हें पहले बताया है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज क्या बनेगा? एसिड। तो ये एसिड बना देता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? जॉन्स रिएजेंट। इस रिएजेंट का नाम है जॉन्स रिएजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला प्रिपरेशन समझा दिया। दूसरा मूव ऑन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में नीट में क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ, पहला क्वेश्चन PYQ टाइप 1। रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ, दूसरा B2S6 के साथ रिडक्शन करा रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन आएगा डीकार्बोक्सिलेशन या फिर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये 3 क्वेश्चन नीट में मिलेंगे। अगर तुम याद रखना, थैलिक एसिड, संसार में थैलिक एसिड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, क्या बनता है? बनता है थैलीमाइड। ये एग्जाम में आ चुका है 2019 में। ये क्वेश्चन फिर से आएगा क्योंकि थैलीमाइड 2 बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। एक यहाँ आता है, दूसरा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आता है। दूसरा B2S6। जब भी जेईई मेंस का याद आए तो जेईई मेंस में B2S6 के 2-2 3-3 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में डाल देते हैं, पता नहीं क्यों। B2S6 का एक रिएक्शन मैंने क्या बताया था? HBO रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन ये है, B2S6 इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एनसीईआरटी की लाइन है, डाइबोरेन यानी B2S6 डज नॉट ईजिली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो और हेलो। याद रखना है, एस्टर, नाइट्रो, हेलो को नहीं कर पाता है, लेकिन इसको कर देता है B2S6। बच्चा जानता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH लेना होता है, इसको ये RH बना देता है, 3:1 में लेना होता है। ये एग्जाम में आ चुका है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं। हेलोजिनेशन की बात करें तो हेल-वोल्हार्ड जिलेंस्की HVZ रिएक्शन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। HVZ क्या होता है? रेड फॉस्फोरस X2, अल्फा कार्बन पे X लगा दे, सिंपल सी बात। तुम सोचो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन 2022 में आया, हेल-वोल्हार्ड जिलेंस्की 2021 में आया, ये थैलीमाइड का फॉर्मेशन अमोनिया के साथ 2019 में आया। मतलब क्वेश्चन इस वाले पेज से एनसीईआरटी में आते ही रहते हैं, चांसेस से क्वेश्चन इस साल मिलेंगे। अमीन वाले चैप्टर के अंदर घुसते हैं। चैप्टर के अंदर 3 ही टॉपिक आते हैं, इंट्रोडक्शन आता है, अमीन आता है और डाइअजोनियम सॉल्ट आता है। सबसे पहले अमीन का प्रिपरेशन करना है, बहुत सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी कहता है नाइट्रो ग्रुप लेना है, उसको SnHCl के साथ लेना है, तो क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा। RCN लेना है, LiLH4 के साथ रिड्यूस करो, क्या बनेगा? अमीन बन जाएगा। एमाइड लेना है, LiLH4 के साथ अमीन बन जाएगा। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आएगा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब मैंने क्या बताया, तुम्हें प्यार से एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी तुम गैब्रियल थैलीमाइड दिमाग में आए तो एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ प्योर प्राइमरी एलिफेटिक बनता है, एरोमेटिक नहीं बनता। KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, उसके साथ बाई प्रोडक्ट ये मिलता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नीट एंड जेईई मेंस में इस साल आने के चांसेस हैं। अगला है होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोमाइड में क्या होता है? NOH लेना होता है Br2 के साथ। एक चीज़ याद रखना है, नीट में क्वेश्चन आता है, क्या ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है? क्या ये स्टेप डाउन रिएक्शन है? यस, इट इज़ अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। अमीन के पास एक कार्बन कम होता है। एग्जाम 2020 जब कोविड चल रहा था, क्वेश्चन आया प्रोपेनामाइड विद एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमाइड गिव। तो प्रोपेनामाइड है, 3 कार्बन, क्या बनेगा? 2 कार्बन का अमीन, इथाइल अमीन। कुछ नहीं करना, 3 कार्बन से 2 कार्बन। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और गैब्रियल थैलीमाइड से क्वेश्चन आएगा बस। इसके बाद अमीन के रिएक्शन की बात करते हैं। अमीन का प्रिपरेशन मैंने बता दिया, अमीन के रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अमीन का रिएक्शन से सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट ऑफ अमीन, टेस्ट कर सकते हैं कि अमीन कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसके टेस्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है अमीन से
कि तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, और तीसरा क्वेश्चन आता है अमीन से डाइएजेनियम का। इस तरीके से अमीन के रिएक्शन को क्लासीफाई कर दिया। अमीन का टेस्ट की बात करते हैं। अमीन का टेस्ट 3 तरीके से कर सकते हो। तुम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चीज़ जानते हो वो ये चीज़ जानते हो कि सर अगर अपन RNH2 है उसको NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनता है? डाइएजेनियम बनता है। NCERT में एक लाइन लिखी है, दिस रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर एलिफेटिक अमीन, क्योंकि प्योर जो 1 डिग्री अमीन होती है वो क्या बनाता है? N2 बना देता है। वही जो एरोमेटिक अमीन होती है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में डाइजेनियम क्लोराइड बना देता है। नीट 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एग्जाम में पूछा गया था, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट करती है HNO के साथ, अनस्टेबल डाइजेनियम सल्फर बनाती है। स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन अगर तुम एरोमेटिक अमीन को लेते हो 300 केल्विन पे तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा भैया, क्योंकि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही तो काम करता है, 300 केल्विन पे नहीं करेगा। उसके बाद अनस्टेबल हो जाता है। पहला रिएक्शन याद रखना है। दूसरा रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या करना होता है? 1 डिग्री अमीन जो होती है वो CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ रिएक्शन करती है और फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनाती है, सिर्फ 1 डिग्री। ये याद हो गया। तीसरी चीज़ याद रखनी है, उसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये 1 डिग्री के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसमें एक्टिव H होता है, जिसके कारण वो सॉल्युबल हो जाता है। NCERT की लाइन है, हिंसबर्ग रिएजेंट जब रिएक्ट करता है 1 डिग्री अमीन के साथ तो वो सॉल्युबल होता है। और NCERT ने रीज़न दे रखा है, द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो विड्रॉइंग इन सल्फोनाइड क्लोराइड, हेंस इट सॉल्युबल इन अल्कली। ये स्टेटमेंट नीट 2025 में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन। एग्जाम में असर्शन रीजन पूछा जाएगा, ये क्यों सॉल्युबल होता है 1 डिग्री के साथ? क्योंकि एसिडिक H है, एक ऐसा H जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल कर रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। 1 डिग्री के साथ होता है, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन तो होती है लेकिन अनसॉल्युबल होता है, और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं होती क्योंकि H ही प्रेजेंट नहीं है। क्या तुम सोच रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन आया? देखो 2022 में क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया, कार्बाइल के साथ 20 में आ गया, 21 में आ गया हिंसबर्ग का, और ये मतलब हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अमीन के क्वेश्चन जो दूसरा तरीका है वो आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NCERT बहुत प्यारी चीज़ है। NCERT ने बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पर क्या हुआ ना, फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर दो, बच्चा बच्चा कर लेगा। अगर तुम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करोगे तो भी ऐसा ही होगा, एक्वस मीडियम में लोगे तो 3 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। NCERT कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैरा ब्रोमीन के साथ एनिलीन के साथ बेंजीन चाहिए, तो क्या करोगे? तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें इसको प्रोटेक्ट करके रख देना होता है और फिर Br2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात। ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जेईई मेंस और नीट में, एम्स में क्वेश्चन किस पे आते हैं? वो आते हैं क्वेश्चन नाइट्रेशन के ऊपर। नाइट्रेशन एक बहुत प्यारी चीज़ है। एम्स में टोटल 3 ऐसे रीजन आ चुके हैं। पहला स्टेटमेंट आया था, जब तुम नाइट्रेशन करते हो तुम एनिलीन ले लोगे और कंसनट्रेटेड HNO के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? तो NCERT लिखता है टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब तुम्हें चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है? HNO3H2SO4 लेना पड़ता है। दूसरी चीज़, जब अपन HCN3H2SO4 लेते हैं तो हमें पैरा और मेटा वाले प्रोडक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में 51% और 97% मिलते हैं। तीसरी चीज़, अगर मान के चलो तुम्हें पैरा ही चाहिए तो तुम क्या करोगे? यू विल एसिटाइलेट दिस एनिलीन ग्रुप विद एसिटिक एनहाइड्राइड और उसके बाद रिएक्शन कर। NCERT कहता है प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप करना होता है। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज़, ये रिएक्शन एज इट इज़ नीट 2025 में पूछा जाएगा। तुम्हें स्टेटमेंट दिया, ये रिएक्शन दी होगी, बीच में Y दिया होगा, X दिया होगा, पूछेगा स्ट्रक्चर बता दो, या बोला जाएगा कि तुम्हें प्रोटेक्शन करके सिर्फ ये बना तो कैसे बनाएंगे। तो ये तरीका होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी नीट में आ चुका है, ऑलरेडी एम्स में आ चुका है। तीसरी चीज़ जो एम्स में आई है, नीट में नहीं आई है, जेईई मेंस में नहीं आई है, वो स्टेटमेंट है एनिलीन कभी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि वो एक ऐसा लेविस एसिड क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बना लेता है जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, ना कि रिएक्शन की तरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल करके इस तरीके से एडक्ट बना के छोड़ देता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। अगला इंपॉर्टेंट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये होता है, मेन तो तुम्हें इसमें नाइट्रेशन ही याद रखना। नाइट्रेशन में अगर तुम सीधा HNO3 लोगे टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेंगे, अगर तुम ये लोगे तो पैरा मेटा सारे प्रोडक्ट अच्छे अच्छे अमाउंट में बन जाएंगे, और अगर तुम्हें सिर्फ पैरा चाहिए तो तुम प्रोडक्शन करोगे एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। 3 स्टेटमेंट याद रखने। डायोजेनियम एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन क्या आता है डायोजेनियम से, ध्यान सुनना। तुम्हारे पास एनिलीन है, NaNO2 प्लस HCl है, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या बनाएगा?
डाइजेनियम सॉल्ट बनाएगा। ये 0 से 5 डिग्री स्टेबलाइज है, लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ये करेगा, छोड़ देगा और जल के साथ फिनॉल बना के छोड़ देगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, होती है, हमेशा पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ और ये इथेनॉल के साथ। ये 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर Cu2H2HX लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर आयोडोबेंजीन बनाना तो क्या होगा, सिंपल Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी आयोडोबेंजीन बन जाता है। CuCN + KCN लेते हैं तो साइनाइड लगा सकते हो। अगर CuHCl लेते हैं और CuBr लेते हैं तो गटरमान रिएक्शन, बस रिएजेंट अंतर है और कुछ नहीं। गटरमान रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। HbF4 के साथ लेते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। और अगर कॉपर NaNO2 के साथ लेते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। अगर CH3OH लेते हैं तो एनीसोल बनता है, लेकिन अगर इथेनॉल लेते हैं तो बेंजीन बनता है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछी जा चुकी है। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये तुम्हें साइनोबेंजीन दे दिया, LiLOH4 के साथ दे दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पर एसिड बनेगा, एसिड के बाद एनिलीन बनेगा, एनिलीन के बाद NaNO2 + HCl दे दिया तो क्या बनेगा, डाइजेनियम बनेगा। H2 के साथ रिएक्शन करा दी, H2 के साथ क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये बन जाएगा, आंसर आ गया। इसके बाद ये देखो यहाँ पर डायोजेनियम हटाया इसने, डायोजेनियम हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। मतलब इतनी प्यारी चीज़ NCERT में दी हुई है और इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो डायोजेनियम से एक क्वेश्चन आएगा, सैंडमेयर का, दूसरा गटरमान का, तीसरा फ्लोरोबोरिक का, तीसरा इसका और इसका, ये तो कर लोगे। इसके बाद बचता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग इतनी बार नीट में आ चुकी है, इतनी प्यारी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी। तुम्हें पता है कि तुम्हें डायोजेनियम है, फिनॉल दे देगा या एनिलीन दे देगा, तुम्हें रिएक्ट कराना है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, हाँ भाई इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या ये आगे जाने की कोशिश करेगा, तो आगे जाएगा तो टन टनाटन होगा, तो पीछे से जाएगा, अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। और अगर पीछे जाके यहाँ से अटैक तो पैरामीनो एजोबेंजीन। इसका कलर का टेस्ट फॉर फिनॉल होता है ऑरेंज कलर का, ये टेस्ट फॉर एनिलीन होता है येलो कलर का। ये स्टेटमेंट कितनी बार नीट में आया होगा, ये देखो कपलिंग रिएक्शन, ये देखो कपलिंग रिएक्शन, ये देखो कपलिंग रिएक्शन, ये देखो कपलिंग रिएक्शन। मतलब कपलिंग रिएक्शन नीट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत कंसाइज करके पढ़ा दे रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये 3-4 टॉपिक में डिवाइड किया है। बच्चा जानता है न्यूक्लिक एसिड, पहले से पढ़ चुके होते हैं बायोलॉजी में। वाइटामिन को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, प्रोटीन आता ही है, कार्बोहाइड्रेट मेन है। NCERT में कार्बोहाइड्रेट को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया है। मैंने कंसाइज करके अपने नोट्स बनाए थे जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले याद रखना है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट संसार के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोनिक एसिड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोनिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 कैरल सेंटर होता है। NCERT के पहले पेज की लाइन है, संसार के ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोनिक कंपाउंड जो कि एटलीस्ट 1 कैरल सेंटर रखते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट करते हैं। पहली चीज़, कार्बोहाइड्रेट को 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। दे कैन बी मोनोसैकेराइड, दे कैन बी डाइसैकेराइड और दे कैन बी पॉलीसैकेराइड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोनोसैकेराइड के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं। डाइसैकेराइड के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है, सुक्रोज आता है। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, स्टार्च आता है, एमाइलोज आता है, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के ही फॉर्म हो गए, सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है। इतनी चीज़ें याद हो गई। अब मूव ऑन करते हैं मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज के अंदर। NCERT क्या कहता है ग्लूकोज के बारे में, NCERT की लाइनें पढ़ना ग्लूकोज की, तुम पागल हो जाओगे। NCERT बहुत प्यारी बातें करता है ग्लूकोज के बारे में। NCERT कहता है हमें पता कैसे चला कि ग्लूकोज सिंगल चेन है, क्योंकि हमने रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्शन कराई और एक नॉर्मल हेक्सेन प्रोडक्ट में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब तुम ग्लूकोज के रिएक्शन कराते हो रेड फॉस्फोरस HI के साथ क्या मिलता है, N हेक्सेन मिलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा, जब तुम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हो NH2OH के साथ तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं NH2OH के साथ तुम्हें ग्लूकोक्साइम मिलता है, मतलब ऑक्साइम बनाता है। ऑक्साइम कौन बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। साइनोहाइड्रिन बनाता है, कौन बनाता है, एल्डिहाइड बनाते हैं। इसका मतलब एल्डिहाइड इसके अंदर है, तो पता होना चाहिए ग्लूकोक्साइम बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है और रेड फॉस्फोरस HI के साथ नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। अगला स्टेटमेंट एग्जाम में आएगा, जब Br2 वाटर के साथ पास करते हैं ग्लूकोज को तो क्या बनता है, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, ये ऐसा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो हाँ भैया एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक 5OH ग्रुप है, क्योंकि ये पेंटा 5 मोल खा जाता है इसके, मतलब
एनसीईआरटी बस एक्सप्लेन करना चाहता है कि हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चला। और इससे भी ज़्यादा एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, जो जेईई मेंस में आ चुका है, वो कि अगर तुम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ तो तुम्हें सैकरिक एसिड मिलता है, और अगर तुम ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराते हो फिर भी सैकरिक एसिड मिलता है। एग्जाम में ये दोनों दिया हुआ था, बीच में एक्स लगा दिया था, पूछा था व्हाट इज एक्स, तो एक्स क्या है, सैकरिक एसिड है। सैकरिक एसिड कैसा दिखता है, तो भैया अगर ऊपर नीचे दोनों जगह एसिड नहीं है मतलब ये ग्लूकोज है, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह एसिड है तो ये सैकरिक एसिड है, और ऊपर एसिड है नीचे अल्कोहल है मतलब ये ग्लूकोनिक एसिड है। तो ये 3 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज के, ग्लूकोनिक एसिड के और सैकरिक एसिड के। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। मैंने क्या पता, रेस्ट फॉर HI के साथ NH2 साइनोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोजाइम बनाता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, एसिटाल्डिहाइड पेंटा एसिटेट बनाता है, और HNO2 के साथ सैकरिक एसिड बनाता है। समझ में आ गया। अब अगला चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये जो होता है ये 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये एनोमर्स बनाता है, एपीमर्स बनाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में कि इसका स्ट्रक्चर सिर्फ साइक्लिकल नहीं होता या सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, सिर्फ प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, साइक्लिकल कैसे होता, तुम्हें कैसे पता चला। एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके पास एल्डिहाइड है फिर भी ये स्किफ बेस 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर हाइड्रोक्साइम इंडिकेटिंग करता है एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, हाइड्रोक्साइम के साथ रिएक्शन नहीं करता है। पेंटा एसिटेट क्योंकि नहीं करता है, इसका मतलब फ्री CHO नहीं है, फ्री CHO नहीं है तो साइक्लिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता होगा। तीसरी चीज़, एनसीईआरटी कहता है कि ये 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। पहला क्रिस्टलाइन अल्फा ग्लूकोज, दूसरा क्रिस्टलाइन बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज 419 केल्विन पे टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा वाले का 423 केल्विन पे होता है। इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए 303 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए 371। पता होना चाहिए कि बीटा वाले का दोनों टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट दोनों को दोनों हाइयर होता है, बस इतना याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनोमर्स पता होना चाहिए, एपीमर्स पता होना चाहिए, हावर्ड प्रोडक्शन होता है, इस तरीके से होता है, और इसको अल्फा ग्लूकोडिपायरन कहते हैं, इसको बीटा ग्लूकोडिपायरन कहते हैं। तो मैंने समझा दिया कि तुम्हें ग्लूकोज के बारे में क्या पता होना चाहिए। ग्लूकोज के बारे में ये 3 एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया स्किफ बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हाइड्रोक्साइम के साथ नहीं रिएक्शन करता है यहाँ पर, और ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो मैंने तुम्हारा ग्लूकोज खत्म किया, दूसरा बचता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कीटोनिक होता है, ये एल्डिहाइड हो, मैंने क्या बता, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोनिक, तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोनिक हो गया, और कायरल सेंटर दोनों में होते हैं, और इस तरीके से ये लिवोरोटरी होता है, वो डेक्स्ट्रोरोटरी होता है, ये सबको पता ही है। अगला पॉइंट घुसते हैं अपन डाइसैकेराइड के अंदर। डाइसैकेराइड 3 होते हैं, मालासु, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज लैक्टोज कैसे होते हैं, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसके अलावा सारे के सारे रिड्यूसिंग ही देखने को मिलेंगे। माल्टोज को तोड़ेंगे क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये पता होना चाहिए क्या, किसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा। और दूसरी चीज़, इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, 1C 4C के बीच में। जो लैक्टोज होता है ये दोनों 1C 4C के बीच में बॉन्डिंग बनाते हैं। तीसरी चीज़, जो माल्टोज लैक्टोज जो कि रिड्यूसिंग शुगर हैं, वो हेमी एसिटल या फिर फ्री CHO ग्रुप कहाँ बनाते हैं, फर्स्ट कार्बन पे बना लेते हैं। तो 1C पे ये फ्री CHO बना लेते हैं, लैक्टोज के अंदर इन दोनों के बीच में बॉन्ड देखने को मिलता है, और सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग होता ही होता है, ये सबको पता है। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, तो ये मैंने बता दिया, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये याद रखना लैक्टोज का होता है। अगला बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में इंपॉर्टेंट चीज़ 3 है। सबसे पहला स्टार्च, स्टार्च में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, पहली चीज़। दूसरा, स्टार्च कैन बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म, अमाइलेज या अमाइलोपेक्टिन। अमाइलेज में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, या ब्रांच पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। इसमें चेन कैसा बना होता है, इसका चेन होता है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसका चेन भी होता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें ब्रांचिंग तो है नहीं, इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग होती है C1 से 6 पे, तो चेन ऐसा होता है, ब्रांचिंग यहाँ होती है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। ये बड़ा है तो इसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज होता है स्टार्च का, इसके कम परसेंटेज होता है। बस इतनी चीज़ें अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन पर याद रखते हो तो काफ़ी है। सेलुलोज के बारे में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बॉन्ड इसमें भी वही होता है, और स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। सेलुलोज के बारे में क्या, ग्लाइकोजन के बारे में क्या रखोगे, मोर ब्रांचिंग होती है अमाइलोपेक्टिन की तरह, इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन को। बस ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुका है कि ग्लाइकोजन रिजेंबल किसको करता है, अमाइलोपेक्टिन को रिजेंबल करता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो मैंने यहाँ डाल दी हैं, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना ज़्यादा, जितना ग्लूकोज के लिए मैंने, फ्रक्टोज के लिए मैंने सब कुछ बताया उतना काफ़ी है। बाकी पता होना चाहिए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो में ये सब आता है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट आता है, विटामिन आ जाता है, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, C, D, E और के। पता होना चाहिए विटामिन ए आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सब जानते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस होगा डेफिशिएंसी से, B1 से बेरी होगा, बेरी के सिम्टम में लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ देखने को मिलता है पेशेंट को। B2 के अंदर एंगुलर चिलोसिस होता है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ माउथ होता है वहाँ पर फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, स्किन बर्निंग सेंसेशन होता है, स्किन मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है पेशेंट को। B6 के साथ, B6 क्या यूज़ होता है, B6 बॉडी में माइलिनेशन करता है, तो न्यूरॉन्स के लिए काम आता है, तो कन्वर्जेंस होंगे। अगर न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, कन्वर्जन मतलब दौरे पड़ेंगे, सीजन आएंगे, एपिलेप्सी होगा। इसके बाद विटामिन सी क्या होता है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गर्व्स कराता है। विटामिन डी रिकेट्स कराता है डेफिशिएंसी से। विटामिन ई आरबीसी की फ्लैजिलिटी, ऑस्मोटिक फ्लैजिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, तो ब्लीडिंग कराता है। तो बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बायोमोलिक्यूल खत्म होता है। केमिकल बॉन्डिंग, अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में टोटल 3 पार्ट होते हैं एज पर एनसीईआरटी कहता है। सबसे स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बकवास करता है, बॉन्ड के बारे में बताता है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, लैटिस एनर्जी बताता है, ऑक्टेट रूल बताता है, डायपोल मोमेंट बताता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आएगा डायपोल मोमेंट से। अब इसके अलावा नीट जेईई मेंस 2025 में फॉर्मल चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद रखना। अब डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, डायपोल मोमेंट फिर से बताता हूँ, एनसीईआरटी में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट के बारे में। NF3 और NH3, बच्चे सोचते हैं कि NH3 के अंदर डायपोल मोमेंट कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एडिटिव इफेक्ट मिलता है और यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट आ जाता है। डायपोल मोमेंट का टिपिकल क्वेश्चन जो नीट और जेईई में से बहुत बार आ चुका है, NH3 BH3, तो NH3 का ज़्यादा होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूँ डायपोल मोमेंट के कितने क्वेश्चन आए हैं, भर के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। डायपोल मोमेंट के इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायपोल मोमेंट में और कोई फैक्ट याद रखना है तो हाँ, मैंने बताया एक ये फैक्ट है, एक ही दूसरा ये फैक्ट है, दूसरा ट्रांस इसके अंदर इसका ज़्यादा होता है, सिसका ज़्यादा होता है, इसमें भी सिसका ज़्यादा होता है। और एक ये वाला, लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज़्यादा Cl होगा उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका ज़्यादा होता है, फिर इसका, ये चीज़ याद में रखनी है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं VSAPRT VBT। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है VSAPRT के कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट मैंने डाल दी है। फिर भी इंपॉर्टेंट बस ये है, LP LPVP और BPVP ये पता होना चाहिए, ये रिपल्शन का ऑर्डर है। अगली चीज़ स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्लास 12 के P ब्लॉक से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, PCl5, PCl3, XCF4, XCF, सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें दिखने चाहिए। PCl5 पता चलना चाहिए कि हाँ भैया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाइब्रिडेशन ऑफ मोलिकुलर, अब हम क्या मूव करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर स्ट्रेंथ है, पता होना HF H2 किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस से लीड करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए ये कौन से थ्योरी के हिसाब से है तो पता होना चाहिए ये हमारा VSAPRT के हिसाब से है, VBT के हिसाब से नहीं है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या नीट में मिलेगा, दो तरीके से मिलेगा। पहला क्वेश्चन आएगा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बता दो, दूसरा क्वेश्चन आएगा बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो। तो मैं विश्वास नहीं हो रहा है 2023 में, 2021 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में हर साल क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बता देना। दूसरा बॉन्ड एंगल का आएगा, ये तुम कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा शेप बता दो, हाइब्रिडेशन बता दो। हाइब्रिडेशन सबको निकालना आते हैं, सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनते हैं, लोन पेयर गिनते हैं, नेगेटिव चार्ज गिनते हैं, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नहीं गिना जाता है। मेसोगोलम का क्वेश्चन आता है, शेप बता दो, हाइब्रिडेशन बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है कि XCF6 लोगों को लगता है पेंटागोनम पिरामिडल नहीं है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, 2019 में क्वेश्चन आया था, याद रखना है। अगला आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, सबको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का शॉर्ट ट्रिक क्या है। 14 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, एक कम करो 0.5 यानी 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1। अगर बॉन्ड या अगर पॉइंट में आया है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर पॉइंट में नहीं आया तो डायमैग्नेटिक। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, O2+ इज डायमैग्नेटिक, गलत है। O2+ का कितना होगा 2.5, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। O2+ का 1.5, तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद नीट में क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी का टेबल दिया हुआ था कि भैया इसका तुम बता दो कि किसके अंदर क्या है, ये लेबल करने को बोला था। तो नीट में एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाएगा, तो ये जो बताएगा वो क्या बताएगा, बॉन्ड एनर्जी बताएगा। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि बी माइनस ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी है, तो आंसर क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। ऐसी इजी सा क्वेश्चन 2019 में आया था। पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू निकालने होते हैं, पाई बॉन्ड निकालना आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल पे मूव ऑन करते हैं, अगला चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, दो ही प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत कम एग्जाम में आता है, एग्जाम पूछा जाता है नोमेनक्लेचर के ऊपर, अन इनियम अन नहीं, ये तो तुम कर लोगे। इसके बाद मेसोकॉलम क्वेश्चन के, ये भी तुम कर लोगे। इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड तीन चीज़ों के ऊपर आ सकते हैं, साइज का, आयनिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। साइज का तीन तरीके से पूछा जा सकता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट पे पूछा जाएगा, ऑक्स, ये सबको पता है कि सेकंड ऑर्डर के अंदर ये आता है, इसके अंदर जितना ज़्यादा नेगेटिव चाहे उतना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चाहे उतना ज़्यादा छोटा होगा। सेम एलिमेंट है, एनाइन बड़ा होगा, एटम छोटा होगा, कैटाइन छोटा होगा। एक्सेप्शन दो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाले, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम का बराबर होता है, वैसे एल्यूमिनियम गैलियम का बराबर होता है। आयनाइजेशन एनर्जी, क्या चीज़ें याद रखनी है, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा। अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव किया है तो बढ़ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, अगर किया है तो कम हो जाएगा। और साइज का ये इतनी चीज़ें कर लोगे, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 99% ऑर्डर पे आते हैं, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट मैंने डाल दिए। 2023 मणिपुर का बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, 2022 में क्वेश्चन आया, 2015 में क्वेश्चन आया। आगे मूव ऑन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स जब भी तुम खोलोगे तो पता चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स को बेसिक से अपन 3 स्टेप में पढ़ते हैं। सबसे पहला थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेसिक्स आता है। बेसिक में एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब जो इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, ये नहीं डिपेंड, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ये सारे इसके हो गए, हीट, वर्क डन, और ये जो होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं, ये पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, एग्जाम्पल ये सारे हो गए, इतना पता चला। अगला प्रोसेस क्या होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक और साइक्लिकल प्रोसेस। साइकिल प्रोसेस में इनिशियल फाइनल स्टेट बराबर होता है, इसमें ये सारी चीज़ें जीरो होती है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पूछेगा वर्क डन निकालो, पीवी ग्राफ दिया होगा, वर्क डन निकालो। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज द इंटीग्रल पी डीवी, मतलब इसके अंदर का एरिया बता दो, तो एरिया बताओगे तो वर्क डन निकल जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, तुम्हें पूछा जाएगा कि ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें तुम बताओ कि ए बी सी मार्क कर देगा और बोलेगा तुम बताओ कि इसमें ये कौन सा प्रोसेस है। अगर पीवी ग्राफ है तो ये डी क्या होगा, आइसोकोरिक, ए क्या होगा, आइसोबारिक, सी क्या होगा, एडियाबैटिक, बी क्या होगा, आइसोथर्मल। याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो नीचे वाला ग्राफ होता है एडियाबैटिक होता है, आइसोथर्मल होता है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो पीवी है माइनस पी डेल वी, ये क्या देखो, मैं क्या देगा, वर्क देगा, तो डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अगला, इसी से निकाला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और इसी से निकाला आइडियल गैस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे तुम्हें क्वेश्चन दिए होंगे, तुम्हें थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर तुम्हें निकालता होता है, डेल्टा एच देता है, सब कुछ देता है, और तुम्हें डेल्टा यू निकालना होता है। रिएक्शन को तो सबसे पहले बैलेंस करना, डेल्टा एन जी निकालना, आर टी पे पुट करना, सब कुछ पुट करना, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे मूव ऑन करते हैं, 2 चीज़ें, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी समझो क्या होता है, एंट्रोपी जब पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम है, नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है एंट्रोपी के ऊपर, एंट्रोपी के ऊपर पता होना चाहिए ये फॉर्मूले, लेकिन ये फॉर्मूले एग्जाम में कम ही आते हैं। एग्जाम में गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी को मिला के क्वेश्चन आता है। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है इट इज अ नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन इज इन यूनिवर्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्पॉन्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करती है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस छोटे से इक्वेशन के ऊपर कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी ऑल टेम्परेचर पे। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही होगी, और डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव तो लो टेम्परेचर पे हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें फेवरेबल है। लेकिन अगर ये हो गया तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बता दो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हेस लॉ के हिसाब से बता दो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेल्टा एच रिएक्शन बता दो, डेल्टा एच फॉर्मेशन बता दो, डेल्टा कंबशन बता दो। बहुत सिंपल होता है, तुम्हें रिएक्टेंट का जो भी डेटा दिया है उसको प्रोडक्ट के डेटा से माइनस करना होता है, साइंस का ध्यान देना होता है, एग्जाम में सॉल्व कर लोगे,
आसानी से। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे। क्वेश्चन आएगा ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखो जो 2022 में इजी से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा था कि भैया मैक्सिमम वर्क डन कौन बता रहा है, क्या ये बता रहा है, नहीं, क्या ये बता रहा है, नहीं, क्या ये बता रहा है, नहीं, क्या ये बता रहा है, हाँ, इसके अंदर ज़्यादा वर्क डन देखने को मिल रहा है, एरिया एंड द कर्व ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर लोगे, हाँ भैया कर लेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो दो आएगा, जो कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व होगा। वो क्वेश्चन होगा, तुम्हें बताना होगा डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस। आइसोथर्मल में याद रखना, आइसोथर्मल है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगी, इंथैल्पी ज़ीरो होगा, और जो हीट लॉस होगा वो नेगेटिव द वर्क डन होगा। ये दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। आइसोथर्मल आए तो हाँ, इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं कर रही, डेल्टा एस तो चेंज नहीं कर रहा, और यू जो होता है नेगेटिव द वर्क डन। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में V2V1 का रेशियो दे सकता है, V2V1 की वैल्यू दे सकता है, और पूछ लेता है रिवर्सल वर्क डन का, बता दो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एडियाबैटिक में डेल्टा एच को डेल्टा CV डेल्टा टी और ये और Q ज़ीरो होता है एडियाबैटिक के अंदर। ये दोनों दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। पहली चीज़, नीट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। 2022 में जब मैं पेपर देता था, क्वेश्चन आया था डेल्टा यू बता दो, प्रोसेस आइसोथर्मल है। मैंने सोचा आइसोथर्मल है, इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं करेगी, आंसर 0। नीट में क्वेश्चन आया वर्क डन बता दो, आइसोथर्मल कंडीशन है। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर दिया है, हाँ भैया प्रेशर दिया है। क्या डेल्टा वी दिया, हाँ 0.2 से दिया है, आंसर आ जाएगा आंसर से। मतलब इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, डरना नहीं है। जो डेटा दिया है उसके बाद जो फॉर्मूला तुम्हें पता है उसमें पुट करना है, साइन का ध्यान देना, आंसर निकलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेल्टा एस डेल्टा जी पे भर के आते हैं। मैंने जो बताया कि भैया कब स्पॉन्टेनियस होगा, कम नहीं होगा, कब स्पॉन्टेनियस कम होगा नहीं होगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा कम नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री से मैंने बताया डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच कंबशन, बॉन्ड एनर्जी दिया होगा, रिएक्टेंट का माइनस करना है प्रोडक्ट से, आंसर आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, IUPAC, VBT, CFT, आइसोमेरिज्म और मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। IUPAC सब कोई जानते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले, ये सारे प्रोसेस का यूज़ करना होता है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो 8 सफिक्स का यूज़ करना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, VBT CFT क्वेश्चन आएगा, क्या कलर्ड है, क्या शेप क्या है, तुम्हें बताना आना चाहिए। VBT CFT सॉल्व करनी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। VBT CFT के अंदर स्प्लिटिंग आना चाहिए, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तुम्हें मोटा मोटी याद होनी चाहिए, और आज की डेट पे इसको एग्जाम पे लिख लो, कागज़ पे लिख लो, ये याद करके ही जाना। पहली चीज़, स्प्लिटिंग में पता होना चाहिए ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, और ये डेटा क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग वाली, और जो कलर वाला पता होना चाहिए, हायर होता है लोअर होता है। डेल्टा एब्जॉर्प्शन किया था, डेल्टा के अंदर एग्जाम में 2022 में सिंपल सा क्वेश्चन आया था, VBT CFT के अंदर कलर और शेप निकालना आता है। अगला आता है टॉपिक आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ईजी है और बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। आइसोमेरिज्म GI होते हैं या स्ट्रक्चरल होते हैं। GI के अंदर सिस, ट्रांस, फेशियल, मेरिडियोनल। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था फेशियल मेरिडियोनल क्या होता है, तो भैया फेशियल पता होना चाहिए, ऐसा दिखता है। मेरिडियोनल में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ये ए बाहर आ जाता है, फेशियल में साथ साथ में होते हैं। अगला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेट। इतना सीधी सी बात है, एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये देखो, इसमें H2O बाहर किया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, या फिर सोलवेट हो जाएगा। हाइड्रेट सोलवेट एक ही बात होती है, इसमें भी यही क्वेश्चन है। इसके अंदर भी देखो H2O बाहर अंदर कर रहा है तो हाइड्रेट हो जाएगा, या फिर सोलवेट हो जाएगा, तो D का 4। इस तरीके से आंसर निकलते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन आता है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ GI बता दो, नंबर ऑफ एनैंशियोमेरिक पेयर्स बता दो, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये एटलीस्ट ऊपर के 3 याद रखना। ऐसा तुम्हें कोई सा भी दे देगा कॉम्प्लेक्स और पूछ लेगा तो आना चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में तुम्हें केसी निकालना आना चाहिए। केसी कैसे निकाल, व्हाट इज केसी? केसी के अंदर कुछ नहीं है भैया, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और पावर लगाना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये सबको ही जानते हैं आज की डेट में। इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग केसी, एप्लीकेशन और रिलेशन टू केपी। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग केसी पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन, रिएक्शन में रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे पीछे डायरेक्शन में आएगी। टेम्परेचर, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर
फॉरवर्ड जाएगी, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पीछे आएगी, प्रेशर बढ़ाने पर लोअर मोल्स की तरफ जाती है, प्रेशर कम करने पर हायर मोल्स की तरफ जाती है। इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे टुवर्ड्स हायर मोल जाती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाती। ये 4-5 चीज़ें याद होनी ही चाहिए एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, ली चैटलियर प्रिंसिपल बता दिया, केसी बता दिया, रिलेशन टू केपी क्या होती है, ये होती है, ये एग्जाम में उतना नहीं आता। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि केसी को तुम अलग अलग रिएक्शन में कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केसी का स्क्वायर हो जाता है, रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केसी का भी 1/2 हो जाता है, रिएक्शन को इन्वर्स करते हैं तो केसी जो होता है उल्टा हो जाता है, और रिएक्शन को ऐड करते हैं तो केसी जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, और रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो केसी डिवाइड हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार नीट में जैसे 2022 में क्वेश्चन आया है, 2022 में क्वेश्चन आया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस देखना है कि किस तरीके से बन रहा है। तुम्हें दिख रहा है ये रिएक्शन कैसे बनी है, ये रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका अगर केसी के है तो इसका कितना होगा, के की पावर हाफ हो जाएगा। वैसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला, कंसंट्रेशन से केसी निकालना आना चाहिए, केसी से कंसंट्रेशन निकालना आना चाहिए। कैसे निकलेगा पता है भैया, केसी कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये दोनों की वैल्यू पुट करनी है। ये 2022 में एक बार क्वेश्चन आया, 2022 में फिर से क्वेश्चन आया, जब मैं पेपर दे रहा था दोनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, तुम्हें डेल्टा जी और केसी पे रिलेशन पता होना चाहिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुम्हें पता होगा डेल्टा जी नॉट माइनस इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के। ये जो रिलेशन है ये नीट में हर साल पूछी जाती है, ऐसा कोई साल नहीं जहाँ पर ये रिलेशन ना है। डेल्टा जी नॉट -2.3 एल एन लॉग के, और लॉग है तो 2.3 लगाना, एल एन है तो नहीं लगाना। ये देखो 2023, 20, 18, 17 मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, टोटल 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पीएच का कैलकुलेशन आ सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आ सकता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ सकता है, और एक और बनता है, वो बनता है बफर सॉल्यूशन। ये 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पीएच का कैलकुलेशन बच्चा जानता है, पीएच क्या होता है, -log of H+ होता है। क्वेश्चन क्या आएगा, मिक्स कर रहे हो, किसको मिक्स कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हो। अगर H+ का कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है सीधा लॉग ले लोगे, काम हो जाएगा। अगर H+ का कंसंट्रेशन कम है तो दोनों के वाटर के H+ को ऐड करोगे 10⁻⁷ को। अगर मिक्स कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को N1V1 प्लस, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, या तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस V1V2 कर दो, या फिर टोटल H+ निकाल लो और टोटल वॉल्यूम निकाल लो। तुम्हें क्या करना है, कंसंट्रेशन से तो मतलब है, तो कंसंट्रेशन निकाल के -log of H+ कर दो, पीएच निकल जाएगा, बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट है वीक एसिड वीक बेस के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में अल्फा दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, अगर इसका C है तो इसका क्या बनेगा, C अल्फा बनेगा। बस इतना याद रखना है, इससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तुम्हें केसी लिखना है इस रिएक्शन का, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन लिखोगे, इसका कंसंट्रेशन ये होगा, केसी का फॉर्मूला निकल गया, अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, बस ये आंसर आ गया। पीएच को पुट करोगे, ये करोगे, बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीएच को पुट करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस C अल्फा निकाल लेना है, H+ का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, पीएच तो -log of H+ होता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये देखो क्वेश्चन आया 2023 में, क्वेश्चन पूछा था के निकाल दो, वीक एसिड वी बेस दिया, ये देखो अल्फा दे दिया, ये सिंपल फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा पीएच बता दो, पीएच में तुम्हें अल्फा दिया है और सी दिया है, तो पीएच में H+ क्या होता है, C अल्फा होता है, बस पीएच निकल जाएगा। तुम्हें H+ निकालने पे ध्यान देना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस के अंदर फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो KH का फॉर्मूला, अगर पीएच का फॉर्मूला, फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो KH का फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला, वीक एसिड वीक बेस है तो KH और पीएच का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, एग्जाम में मैच द कॉलम में आने के चांसेस हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन होगा, काफ़ी सारे बच्चे याद करके जाएंगे, अगर तुम याद करके नहीं जाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। KSP पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी निकालना होता है कॉमन आयन के प्रेजेंस में। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कहता है कि अगर कॉमन आयन प्रेजेंट है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाती है। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाने की वजह से जो नेट होता है, अगर मान के चलो तुम निकाल रहे हो AgCl का और Cl- का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो Cl- का कंसंट्रेशन को इसके केस से डिवाइड कर देंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। बफर सॉल्यूशन के अंदर ये चीज़ें याद रखनी है, बेसिक बफर, स्ट्रॉन्ग बफर, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। ये KSP वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहला क्वेश्चन आएगा सॉलिबिलिटी निकालो, दूसरा क्वेश्चन आएगा केएसपी बताओ, तीसरा क्वेश्चन आएगा केएसपी बताओ, केएसपी बताओ, केएसपी बताओ, सॉलिबिलिटी बताओ। केएसपी और सॉलिबिलिटी निकालना आना चाहिए और वीक एसिड वीक बेस सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ से तुम्हारे आयनिक इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट निकालना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें पता है, बच्चा जानता है कैसे लिखते हैं, 2023, 2022, 2019 मतलब क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट तो उधर 5-4 फैक्टर याद होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट और एक्टिवेशन है। कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट फास्टर रिएक्शन में जाता है, टेम्परेचर 10 डिग्री से बनाने से डबल हो जाता है। कैटलिस्ट होगा तो इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, सरफेस एरिया ग्रेटर होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करने से रिएक्शन आगे डायरेक्शन में जाती है। एवरी लाइन इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं आरएनएस का ग्राफ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हाफ लाइफ निकालना आना चाहिए, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का ये है, सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर का ये है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने पूरे के पूरे केमिस्ट्री का सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर साल रिपीट करते हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया है। इस पीडीएफ को तुम एटलीस्ट एक बार सॉल्व कर लोगे, मेरी गारंटी है। अगर तुम जीरो भी हो आज की डेट में, तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के अंदर से मिल रहे होंगे। ये वीडियो बनाने के लिए महीनों की मेहनत करी है, मैं अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा 4 घंटे के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों चीज़ों का क्यूमुलेटिव रिवीजन 1 डे बिफोर एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बहुत कंसाइज क्रिस्प करके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्जैक्ट एनसीईआरटी की, बायोलॉजी की एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी तो नहीं लूँगा, फिजिक्स के मेरे खुद के नोट्स और इस तरीके से मैं बना के लाऊँगा, और केमिस्ट्री के लिए इन तीन सब्जेक्ट को हम 4 घंटे में कवर कर रहे होंगे सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में। अगर तुम्हें ये टाइम सही लग रहा है तो कमेंट कर देना, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। एक पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 1 शॉर्ट लेक्चर, इसको देखने के बाद तुम एग्जाम में ईजिली जाकर पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे। एक ऐसा क्यूमुलेटिव रिवीजन तुमने अभी तक नहीं किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।